नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में एसआईआर पर विपक्ष के विरोध की, मोदी सरकार पर लगे जासूसी के आरोपों की, देखेंगे राहुल गांधी के बीजेपी सरकार पर आरोपों को, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हुई क्या बहस, जानेंगे कैसे हाईकोर्ट के फैसले पर घिरी फडणवीस सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले सीएम ममता का मास्टर स्ट्रोक, टीएमसी ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, 14 सालों में दी 2 करोड़ नौकरियां। देश में राजभवनों का नाम लोक भवन किया गया, अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ परिसर। पीएमओ ने सत्ता से सेवा की तरफ बढ़ने की कही बात। ब्रेकफास्ट पर सिद्धारमैया डीके शिव कुमार की हुई मुलाकात, सीएम बोले जब हाईकमान कहेगा तब सीएम होंगे डीके शिव कुमार। मतभेद की खबरों को फिर किया खारिज। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, 503 अंकों की गिरावट के साथ 85,138 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 143 अंकों की गिरावट के साथ 26,032 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में आज भी जबरदस्त बवाल मचा। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा को लेकर अड़ा रहा, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जबरदस्ती चर्चा नहीं कराई जा सकती। लेकिन जब बवाल बढ़ गया तो सरकार को झुकना पड़ा। अब संसद में चुनाव सुधार और वंदे मातरम पर चर्चा होगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार को विपक्ष की मांग माननी ही थी तो फिर सत्र के 2 दिन बेकार क्यों कर दिए गए? तो कैसे संसद में बैकफुट पर आई मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने विपक्ष के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। विपक्ष की बड़ी मांग मान ली है और अब संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा को सरकार तैयार हो गई है। 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। इससे पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है। संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा कराने का ऐलान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में किया, क्योंकि लोकसभा उससे पहले ही दिन भर के लिए स्थगित हो चुकी थी। दरअसल एसआईआर पर चर्चा की मांग के चलते ही लोकसभा की कार्रवाई नहीं हो पाई। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित तमाम विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसआईआर वापस लो और प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे लगे तो लोकसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी गूंजे। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इसे विपक्ष की ब्लैकमेलिंग बता रहे थे। उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि चर्चा का प्रस्ताव खारिज नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा कब होगी इस पर चुप्पी बरकरार थी, जिसके चलते लोकसभा आज भी नहीं चल पाई। तो स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुला ली। मामला हाथ से पूरी तरह से निकलता देख मोदी ने विपक्ष के आगे सरेंडर कर दिया और चुनाव सुधार पर चर्चा की डिमांड को स्वीकार कर लिया। इसे लेकर संसद की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई। बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडेकुनिल सुरेश ने कहा कि 9 और 10 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। जरूरत पड़ने पर समय बढ़ाया जा सकता है। इस बीच राज्यसभा में मणिपुर जीएसटी बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। लोकसभा पहले ही इसे पास कर चुकी है। संसद में मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो संचार साथी ऐप पर भी सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार की तरफ से फोन कंपनियों को संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल के निर्देश देने के बाद सियासत गर्मा गई। विपक्ष की तरफ से इस निर्देश को आम आदमी की प्राइवेसी का उल्लंघन बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे जासूसी वाला ऐप कहते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो आगे आने वाले अपने सभी मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करें। साथ ही स्मार्टफोन निर्माता इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐप को ना तो डीएक्टिवेट किया जाएगा और ना ही इस पर किसी भी तरह की पाबंदियां लगे। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये एक जासूसी ऐप है, ये मजाकिया है। नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। हर किसी को बिना सरकार की नजर के परिवार, दोस्तों को मैसेज भेजने की प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए। सरकार देश को हर तरह से तानाशाही में बदल रही है। फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए एक असरदार सिस्टम होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको हर नागरिक के टेलीफोन में जाने का बहाना दे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक इससे खुश होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस ऐप को लेकर एक्स पर लिखा कि अब हमने संचार साथी ऐप की परमिशंस देखी, सच में ये डरावनी है। उम्मीद है कि बाबूलाल मरांडी इस पर कुछ बोलने का साहस दिखाएंगे। ये ऐप हमारी कितनी पर्सनल चीजों तक पहुंच मांग रहा है, जरा खुद समझें आप। कैमरा मतलब फोटो और वीडियो तक सीधा एक्सेस, किसी भी वक्त कैमरा यूज हो सकता है। कॉल लॉग्स, आपने किसे कब कितनी देर कॉल किया सब रिकॉर्ड। टेलीफोन इन्फो, आपका फोन, IMEI नेटवर्क, पूरी पहचान इनके पास। SMS, आपके OTP, बैंक मैसेज, निजी चैट तक पढ़ सकता है, खुद SMS भेज भी सकता है। स्टोरेज, आपकी फोटो, फाइलें, डॉक्यूमेंट सब देख भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है।
नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड में चलना, सब कुछ कंट्रोल। सवाल यह है कि भाजपा के सरकारी सेवा ऐप को हमारी इतनी प्राइवेट चीजों की जरूरत क्यों है? विपक्ष के बढ़ते इन हमलों के बीच अब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि संचार ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप इसे रखना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। इसे डिलीट किया जा सकता है, ये बाध्यकारी ऐप नहीं है। यानी सरकार अब विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर भड़क उठी तो राहुल ने भी बीजेपी सरकार की पोल खोल दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिशन गुजरात में जुटे हुए हैं। राज्य में बढ़ती नशाखोरी, अवैध शराब की बाढ़ और बढ़ रहे अपराधों के विरोध में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला, साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े किए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस इस वक्त मिशन गुजरात में जुटी हुई है। इसी क्रम में राज्य में बढ़ती नशाखोरी, अवैध शराब की बाढ़ और बढ़ रहे अपराधों के विरोध में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और अब इसको लेकर कांग्रेस सांसद ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि गुजरात में चल रही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राओं के दौरान लोगों ने, खासकर महिलाओं ने बार बार कहा है कि राज्य में बढ़ते नशे, अवैध शराब और अपराध ने उनके जीवन में असुरक्षा को गहरा दिया है। गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की वो धरती है जहां सत्य, नैतिकता और न्याय की परंपरा रही है, मगर पिछले कुछ सालों से प्रदेश के युवाओं का भविष्य ड्रग्स और अपराध की अंधेरी दुनिया की तरफ धकेला जा रहा है। राहुल ने आगे कहा कि महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रही हैं क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है और उन्हें सिर्फ उपेक्षा मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि गुजरात पूछ रहा है बीजेपी सरकार चुप क्यों है? वो कौन बीजेपी मंत्री है जिसके संरक्षण में ये सब चल रहा है? गुजरात के गद्दारों को क्यों बचाया जा रहा है? एक और बड़ा मुद्दा जो यात्रा के दौरान हर बैठक में सामने आया वो किसानों का है। हाल ही की भीषण बाढ़ ने हजारों गुजराती परिवारों को तबाह कर दिया और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राहत पैकेज की बातों की रट रुकती नहीं थी। आज गुजरात डूबा है, डबल इंजन सरकार है, वो प्रधानमंत्री है और न पर्याप्त राहत दिख रही है न संवेदना। गुजरात में भयानक जन आक्रोश है। हर परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। हर परिवार पूछ रहा है कि किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया गया, ड्रग्स का कारोबार साफ क्यों नहीं किया। कांग्रेस जनता की बात सुनती रहेगी और बीजेपी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करती रहेगी। अब राहुल के इन सवालों से बीजेपी और पीएम मोदी दोनों ही घिर गए हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों का क्या जवाब देती है। राहुल के आरोपों से बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल एसआईआर को लेकर भी बने हुए हैं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस देखी गई। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कई दलीलें दी जिस पर बेंच की तरफ से भी सवाल किए गए। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि अगर चुनाव आयोग को ही पूरी शक्तियां दे दी गईं तो वो तानाशाह बन जाएगा। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दोबारा आर्टिकल 334 और आर्टिकल 327 के तहत दी गई शक्तियों का जिक्र किया और दावा किया कि नए सिस्टम में पार्लियामेंट्री कानून हावी हो रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सिंघवी ने कहा कि जून से पहले मान लीजिए हमारे पास एक्स डॉक्यूमेंट सिस्टम था, जून के बाद हमारे पास बाई डॉक्यूमेंट्स हैं, अगले साल उन्हें जेड डॉक्यूमेंट सिस्टम अपनाने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि ईसीआई के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आर्टिकल 324 को आर्टिकल 327 के तहत कानून से ज्यादा अहमियत दी गई है। सिंघवी ने 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करते हुए सेक्शन 21(3) के तहत चुनाव आयोग को मिली शक्तियों और चुनाव प्रक्रिया के लिए प्रावधानों की बात की। उन्होंने कानून में दिए प्रावधानों की तुलना चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से की और सवाल उठाते हुए कहा कि ये तो सेक्शन 21(3) का मजाक है। इस पर जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि क्या एसआईआर रूल 25 के तहत दिए गए कारणों के अनुसार किया जाना चाहिए या कारणों के लिए कुछ विवेक छोड़ देना चाहिए। इस पर सिंघवी ने कहा कि जवाब है नहीं, पावर रूल 25 तक जाती है। अगर मेरा मतलब सही है तो उनके पास लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए आगे कहा कि अगर मुझे ईसीआई की लेफ्ट हैंडेड तारीफ करनी है तो ये उनकी क्रिएशन है। 75 साल में किसी ने इस तरह की सोच के बारे में नहीं सोचा। आप ऐसी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो है ही नहीं या किसी और चीज का या बिल्कुल अलग चीज के लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईसीआई के पास 324 के तहत नागरिकता टेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि ईसीआई ने संविधान के खिलाफ काम किया है। इससे न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है बल्कि संसद द्वारा
तय एनआरसी प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। इस जबरदस्त बहस के बाद भी कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। अब मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है। इस बीच महाराष्ट्र हाईकोर्ट के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत 246 नगर परिषदों, 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग कराई गई। शेड्यूल के मुताबिक वोटिंग के अगले दिन यानी 3 दिसंबर को चुनाव की काउंटिंग होनी थी और नतीजे आने थे, लेकिन अब महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस चौंकाने वाले फैसले के बाद महायुति सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो क्यों हाईकोर्ट ने काउंटिंग पर लगाई रोक, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हो रहे निकाय चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पहले चरण के तहत 246 नगर परिषदों, 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग तो शेड्यूल के मुताबिक ही हुई, लेकिन ऐन वक्त पर काउंटिंग की तारीख बदल दी गई। पहले जो वोटिंग के अगले ही दिन यानी 3 दिसंबर को चुनाव की काउंटिंग होनी थी, अब वो 21 दिसंबर को होगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने काउंटिंग पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 2 दिसंबर को हो रहे सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर की बजाय 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे। साथ ही जिन 20 से ज्यादा जगहों पर आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे, जहां 20 दिसंबर को मतदान होगा और 21 दिसंबर को ही सभी जगहों के परिणाम एक साथ घोषित करने होंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवारों ने जिला अदालत में अपील की थी और फैसला 23 नवंबर या उसके बाद आया, वहां चुनाव टालना पड़ा। आयोग ने कुल 288 में से कम 20 से 24 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव स्थगित कर दिया था। और अब इस फेज वाइज वोटिंग और नतीजों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि फेज वाइज काउंटिंग और नतीजों की घोषणा दूसरे चरण के मतदान और रिजल्ट को भौतिक रूप से प्रभावित करेगी। नतीजे घोषित होने तक आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए और तब तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट के इस फैसले ने फडणवीस सरकार को कटघरे में ला दिया है कि आखिर उसने अपना पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा। विपक्ष का दावा है कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई, नतीजों में देरी की। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस गैप में वोटों में धांधली की आशंका जताई है, क्योंकि पहले चरण में भी वोटिंग ईवीएम से ही हुई है और ईवीएम में धांधली के आरोप तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लग रहे हैं। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर महायुति सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। कोर्ट के फैसले को लेकर फडणवीस सरकार सवालों से घिरी हुई है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली हिंसा मामले में न्याय कब मिलेगा। दिल्ली हिंसा मामले में तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन फैसला अब तक नहीं आया। हिंसा के आरोपियों ने जमानत की भी अपील की है। आरोपियों की याचिका पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दों पर बहस हुई। सुनवाई शुरू होते ही शर्जील की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैं टेररिस्ट नहीं हूं जैसा कि रेस्पोंडेंट ने मुझे कहा है। मैं एंटी नेशनल नहीं हूं जैसा कि स्टेट ने कहा है। मैं इस देश का नागरिक हूं, जन्म से नागरिक हूं। मुझे अब तक किसी भी जुर्म के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन मुझे इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का लेबल दिया जा रहा है। इस तरह का लेबल गहरी तकलीफ देता है और बेगुनाह साबित होने के मौके को भी खत्म कर देता है। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से सुनाई गई शर्जील इमाम के भाषण की क्लिप चलाई गई थी, जिस पर इस बार कोर्ट ने सवाल किया। बेंच ने पूछा कि क्या ये कहा जा सकता है कि वे भाषण यूएपीए 1967 के तहत भड़काने वाले और आतंकवादी गतिविधि के तौर पर नहीं देखे जाएंगे। इस पर शर्जील की तरफ से जवाब देते हुए वकील दवे ने कहा कि हाँ, मैंने वो भाषण दिए हैं और उनके लिए मुझ पर केस चला है। अगर मुझे उन भाषणों के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है तो मैं उन्हीं भाषणों के लिए इस एफआईआर में कैसे आ सकता हूँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फरवरी 2020 में हुई दिल्ली हिंसा में इमाम का नाम नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जनवरी 2020 से ही अपने भाषणों को लेकर वो कस्टडी में था। वहीं गुलफिशा फातिमा की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो इकलौती महिला आरोपी हैं जिसे अब तक बेल नहीं मिली, जबकि सह आरोपियों को मिल गई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश किए गए रूटीन चेंज के दावों को भी कोर्ट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए पेश किया गया नैरेटिव बताया। इसके अलावा उमर खालिद की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि हिंसा के वक्त वो दिल्ली में ही नहीं था। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए चक्का जाम और रेल रोको जैसे विरोध प्रदर्शन पर कहा कि भारत में लोकप्रिय आंदोलनों के दौरान ये बहुत आम है और अगर वे कानून के सख्त दायरे से बाहर भी हैं तो भी उन्हें यूएपीए के तहत आतंकवादी काम नहीं कहा जा सकता। मामले में अगली सुनवाई अगले दिन यानी 3 दिसंबर को भी जारी रहेगी।
और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव की। बिहार विधानसभा में नए स्पीकर पद का चुनाव हो गया है। सत्र की कार्यवाही के दूसरे दिन बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसके बाद बिहार सरकार में बीजेपी की हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इस चुनाव के साथ ही बीजेपी और जेडीयू में खींचतान भी बढ़ गई। ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच नीतीश तेजस्वी को लेकर नरम रुख अपनाते दिखाई दिए। तो क्या कुछ हुआ विधानसभा में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा में स्पीकर पद पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर चुन लिए गए हैं। इस दौरान विशेष सत्र में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने कठोर राजनीति की दीवारों के बीच भी रिश्तों की गर्माहट की झलक दिखा दी। नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को उनके आसन पर बैठने से रोक दिया, जिसकी चर्चा जोरों पर है। दरअसल परंपरा के मुताबिक नवनिर्वाचित स्पीकर प्रेम कुमार आसन पर बैठ ही रहे थे कि सीएम नीतीश ने प्रेम कुमार को आसन पर बैठने से अचानक रोक दिया। सीएम ने हल्के संकेत के साथ कहा, अरे रुकिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साथ शामिल हो सके। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिलकर उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया, जिसके बाद सदन में मौजूद विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सदन में 5 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष को बधाई दी और कहा कि आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे। आप निष्पक्ष होकर नियमावली के साथ आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। आपने हमेशा से जनता की आवाज उठाई है। आपने मंत्री और विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है। तेजस्वी ने उम्मीद जताई कि स्पीकर निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी को लेकर नरम रुख अपना रही हैं, उसकी चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक मतभेदों और बदलते समीकरणों के बीच नीतीश का तेजस्वी को लेकर ये रवैया कई बड़े संकेत दे रहा है। हाल ही में देखा गया था कि बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थे। पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया और अब अध्यक्ष पद भी बीजेपी के खाते में गया है, जिससे सरकार में बीजेपी की हिस्सेदारी बढ़ गई है। मंत्रियों की संख्या से लेकर विभागों के बंटवारे तक में बीजेपी का दबदबा देखा जा रहा है, जो नीतीश के लिए चिंता का विषय है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।